जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज तारीख 29 जून 2022 को हम दो सामयिक यानी कि 2 दिन के करंट अफेयर का विश्लेषण करेंगे, जिनमें तारीख 28 और तारीख 29 शामिल है। साथ ही हमारे करंट अफेयर्स का जो स्रोत है वो मूलभूत पीब है, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। साथ ही में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे अच्छे समाचार पत्र एवं अन्य मीडिया हाउसेज रहते हैं। यहाँ हम लोग चीज़ों को वहाँ से लेते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। साथ ही में उनमें कुछ स्टैटिक तत्व जो है उसको जोड़ते हैं, फिर आपके सामने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक अच्छे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में रखने का प्रयास करते हैं। आप हमारी इस यूट्यूब की चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो है इस प्लेलिस्ट को, चैनल में रहे अलग अलग प्लेलिस्ट को, अलग अलग कंटेंट को आप महत्वाकांक्षी छात्रों तक आप कृपया पहुंचाएं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू @growthmountupsc एवं आप फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर इन चीज़ों का आपको पठन करना है, इफ़ यू वांट टू रीड, देन यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। आप वहाँ आइए और हमारी वेबसाइट के ऊपर यह सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ से अच्छी तरीके से मिल जाएगी। आप वहाँ से आपकी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे आज की मूल बात, डेली करंट अफेयर्स यानी कि दैनिक सामयिकी की बात करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आज 2 दिन लेने हैं। यहाँ मैंने आपके लिए 2 दिनों को विभाजित कर दिया है। सबसे प्रथम तारीख 28 जून, हमें 3 बिंदु देखने हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु, जिनमें सबसे प्रथम है पीएम टू पार्टिसिपेट इन उद्यमी भारत प्रोग्राम ऑन 30 जून। उद्यमी भारत समझेंगे क्या है। जैसे नाम से हमें मालूम पड़ता है कि यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट संबंधी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट संबंधी। और उसमें भी जो उद्यम होते हैं, जो छोटे लघु और मध्यम कक्षा के उद्यम, जिसे हम लोग एमएसएमईज कहते हैं, तो स्पेसिफिकली ये उनके लिए है, देखेंगे। और उसका अगर रिलेटेड सब्जेक्ट देखें तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस यानी कि सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप, और जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसमें भी स्पेसिफिकली आत्मनिर्भर भारत। दूसरा बिंदु आज का है वो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे कहते हैं, सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ एंड आर्मी, जिसका रिलेटेड सब्जेक्ट सिक्योरिटी एंड डिफेंस, सुरक्षा एवं जो है आप कह सकते हो कि साधन। और दूसरा जो उनका सब्जेक्ट है वो जीएस पेपर 3 से ही रिलेटेड है, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अपने आप में यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खंड में जो है यह सारी चीजें शामिल होती है, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, या चाहे वो अन्य कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी हो। प्लस आगे देखें तो एक और है, इंडिया एश्योर्स इट्स कमिटमेंट ऑफ 30x30 by 2020। यस, 30 गुना 30 की हमारी फॉर्मूला है, जिनके तहत विश्व के सभी राष्ट्रों को, जिसके तहत विश्व के सभी राष्ट्रों को अपने लैंड, वाटर और ओशन रिसोर्सेस के एटलीस्ट 30% रिसोर्सेस को बचा के रखना है। इट इज एक्चुअली ए पॉलिसी या स्कीम इन रिसाइलेंस विथ क्लाइमेट चेंज, विथ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ ऐसे जो है लगभग विश्व के कई सारे देशों ने यहाँ यह एश्योरेंस दिया है कि वे अपने रिसोर्सेस के, अपने ज़मीनी हो, अपने पानी के हो, या अपने समुद्री हो, चाहे किसी भी किस्म के संसाधन हो, वो उनको उनके न्यूनतम 30% जो है उनको बचाने का प्रयास करेंगे 2020-30 तक। ठीक है, और इसका रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। यस, एक बाजू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे हमें मालूम है कि आर्थिक विकास जो है वो भी एक राष्ट्र के लिए अनिवार्य है, एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, चाहे सुरक्षा कोई भी किस्म की हो, कोई भी प्रकार की हो। अब आज के समय में जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं राष्ट्र, यानी कि विकसित राष्ट्र, वे अब विकासशील राष्ट्रों को, जो अब विकास की दिशा में है, जिन्होंने अभी अपनी विकास यात्रा शुरू ही की है,
उनके ऊपर अब विकसित जो राष्ट्र है, जो डेवलप्ड नेशन है, वे एक ऑब्लिगेशंस डाल रहे हैं, वे एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना आप में एक न्यूट्रल नहीं है, एक न्यूट्रलिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो डेवलपमेंट कर लिया, उन्होंने तो जो क्लाइमेट चेंज में जो उनका जो योगदान था वो उन्होंने दे दिया, ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान था दे दिया सारे डेवलप्ड नेशंस ने। ठीक है, आज जो क्लाइमेट चेंज का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, आज जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण जिसे कहते हैं, आज जिसका प्रश्न यहाँ उत्पन्न हुआ है, उसमें विकासशील देशों की कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। अगर किसी का योगदान है तो वे है विकसित राष्ट्र, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग कह सकते हैं, समग्र यूरोप हम लोग कह सकते हैं, समग्र यूरोप कोई बाकी नहीं है, कोई भी देश उसमें बाकी नहीं है, क्योंकि अपना आप में जैसे मैं मालूम है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही यूरोप से हुई थी, और उसमें भी स्पेसिफिकली ब्रिटेन से। ठीक है, तो यही सारे राष्ट्र है जिन्होंने आज के क्लाइमेट चेंज में या आज की ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही जो है हम रोल प्ले किया है, मगर फिर भी भारत ने इसमें योगदान नहीं दिया। मगर बावजूद इसके हम लोग कमिटेड है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग कमिटेड है टुवर्ड्स अल्टरनेटिव यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, वी आर कमिटेड टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ आज इस 28 तारीख के करंट में देखनी है। देखिए, वैसे तो काफी सारी चीजें जो है वो प्रतिदिन प्रदर्शित होती है, सारी चीजों को यहाँ एक साथ लाना अपने आप में मुमकिन नहीं है, प्लस जो है वो सारी चीजें कुछ कम इम्पोर्टेंट भी रहती है, कुछ जो है एकदम बिन इम्पोर्टेंट, बिन महत्वपूर्ण रहती है हमारे लिए। तो मैं यहाँ अब धीरे धीरे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, सामयिकी करंट अफेयर्स के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग यहाँ फिर आखिरी में पेनी न्यूज की बात करेंगे। पेनी न्यूज, ठीक है, जो कि एक टेबल फॉर्म में होगा, एक बाजू उस न्यूज का जो है टाइटल होगा, दूसरी बाजू उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो हम लोग पेनी न्यूज से जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रतिदिन होते रहते हैं हमारे देश में, हमारी केंद्र सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मगर यहाँ मुख्य बिंदु के रूप में उन्हें कवर करना अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मात्र और मात्र उन्हें पेनी न्यूज के रूप में देखेंगे, और उससे संबंधी माहिती जो है वो बहुत ही संक्षिप्त में जो है समझने का प्रयास करेंगे इन अ वेरी जो है ब्रीफ मैनर, और वो पूरा टेबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, प्रतिदिन इन मुख्य समाचारों के बाद हम लोग टेबल फॉर्म को देखेंगे जिनमें पेनी न्यूज की चर्चा करेंगे। आज फिलहाल हम 28 तारीख की बात करें तो मात्र और मात्र इन 3 बिंदुओं को ही देखेंगे जो कि अपने आप में मुख्य है। अब शुरू करेंगे मूल चर्चा, जिनमें प्रथम बिंदु है प्राइम मिनिस्टर टू पार्टिसिपेट इन उद्यमी भारत प्रोग्राम ऑन 30th जून। व्हाट इज इन द न्यूज, समाचार में किया है, ये देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी will participate in उद्यमी भारत प्रोग्राम एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। यस, तो एट विज्ञान भवन माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी उद्यमी भारत के प्रोग्राम के लिए यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। Here, PM will initiate a range of welfare schemes for the targeted sector. They are launch of raising and accelerating MSME program RAMP। देखिए, जैसे जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई है, यानी कि 2014 से, ठीक है, आज वर्ष हुआ 2022, तो इन 8 वर्षों में यह केंद्र सरकार ने एमएसएमई यानी कि जो लघु है, मध्यम है एवं जो छोटे उद्योग है, उनको बहुत ही प्रोत्साहन दिया है। MSMEs प्रमोटेड। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छी इकोसिस्टम उत्पन्न की, इकोसिस्टम। ठीक है, और ये इकोसिस्टम उत्पन्न करने में सरकार ने इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए, फंडामेंटल चेंजेस किए। तो एक और यहाँ एमएसएमई को बढ़ावा देने वाली स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई, जो कि रैंप है, जो एग्जिस्टिंग जो एमएसएमईज है, जो स्कीम चल रही है, उनके परफॉर्मेंस में, उनके प्रोडक्ट डिलीवरी में इजाफा करने के लिए, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ चीजें जो है वो रखी जाएगी। फिर बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर यानी कि CBFTE स्कीम। यस, फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। ठीक है, यह मूलभूत डेडिकेटेड टू एमएसएमईज है, जो एमएसएमईज है और प्रथम बार निकास कर रहे हैं, प्रथम बार निकास, तो उनको जरूरी पर्याप्त तालीम देकर उनकी क्षमता में निर्माण करना,
तो वो उद्देश्य के साथ सरकार यहाँ यह कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर स्कीम भी लाई है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है 30 जून को उसका उद्घाटन करने वाले, उसको शुरू करने वाले हैं। उद्घाटन तो नहीं कर सकते मगर उसका लोकार्पण करने वाले हैं। फिर न्यू फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। सो सम अपडेशन स्कीम इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, और वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या अपडेशन आया है। मगर फिलहाल उद्यमी भारत प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 मुख्य चीजों का लोकार्पण करेंगे। फिर उसके साथ प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो डिजिटली ट्रांसफर असिस्टेंस टू बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यस, डिजिटली ट्रांसफर यानी कि यहाँ डीबीटी का उपयोग। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंस्टीट्यूशनल फेरफार की है, ठीक है, तो यहाँ इंस्टीट्यूशनल फेरफार में एक फेरफार यहाँ ये भी है डिजिटलाइजेशन, जिसे हम डिजिटलीकरण कहते हैं। डिजिटल इंडिया का जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अम्ब्रेला या फ्लैगशिप या प्रमुख कह लीजिए, जो कि एक प्रोग्राम है जिनके तहत लगभग सरकार प्रति क्षेत्र में डिजिटलीकरण करना चाहती है या कर रही है युद्ध गति से। फिर दूसरा, अनाउंसेस रिजल्ट ऑफ एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022। यस, मार्च में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन आयोजित हुई थी, जिसके परिणाम श्री नरेंद्र मोदी जी 30 जून को घोषित करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स। यस, नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स की भी शुरुआत की गई ताकि एमएसएमईज को एक बढ़ावा मिले, उनको एक प्रकार का प्रोत्साहन मिले, उन्हें एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपना आप में एमएसएमईज शुरू करने के लिए और उनको बड़ा करने के लिए प्रोत्साहित बने। और तीसरा, डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट टू 75 एमएसएमईज इन सेल्फ रिलायंट फंड। यस, 75 सिलेक्टेड एमएसएमईज को यहाँ एक डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा सेल्फ रिलायंट फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रधानमंत्री उद्यमी भारत कार्यक्रम में इन निम्नलिखित चीजों का लोकार्पण एवं उनकी घोषणा जो है वो करने वाले हैं। फिर आगे देखें तो अब हमें समझना है कि उद्यमी भारत क्या है। क्या है उद्यमी भारत प्रोग्राम या योजना? प्रोग्राम एम्स टू स्केल implementation capacity and coverage of MSMEs in the state. Yes, it aims to scale up implementation capacity and coverage of MSMEs in the state with impact enhancement of existing MSME schemes. Yes, जो फिलहाल MSME schemes चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें काफी सारी है, जिसमें अब नई जो है वो यहाँ रैंप आई, उसके पहले रोड टैप करके एक स्कीम थी जो चल रही थी, ठीक है, और कई सारी थी। तो इन सारी नीतियों का, इन सारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और बेहतर बने, जो कवरेज है वो और बेहतर बने। तो इस उद्देश्य के साथ यहाँ उद्यमी प्रोग्राम जो है उसको लागू किया गया। यह कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है, मगर मात्र एमएसएमईज के लिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही थी, यहाँ समझना है एग्जिस्टिंग स्कीम्स, उनके लिए ये प्रोग्राम यहाँ लागू किया गया है, उनको रिवैम्प करने के लिए, उनको यहाँ एनहांस करने के लिए। फिर इट विल कंप्लीमेंट द आत्मनिर्भर भारत अभियान। यस, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि हमें मालूम है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है, और सरकार यहाँ इस आत्मनिर्भर के स्वप्न से एक सेल्फ रिलायंस या आप रिलायंट कह लीजिए कि सेल्फ रिलायंट स्टेटस हासिल करना चाहती है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ हमें स्पष्ट करनी है। फिर उद्यमी भारत इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द कंटिन्यूअस कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ एमएसएमई, जिसका जिक्र मैंने किया। जब से सरकार बनी है एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से उन्होंने एमएसएमई के जो है पूरे क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। तो ये एक इसका प्रतिबिंब है, ऐसा यहाँ कहा गया है उद्यमी भारत पूरा स्कीम जो है वो। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे मुद्रा योजना है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सिस्टम है। फिर स्फूर्ति एक योजना है जो कि स्कीम फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, परंपरागत उद्योग, ठीक है, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए, परंपरागत उद्योग उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ सरकार अपने आप में उनसे जो हो सके वो संभव प्रयत्न, वो संभव मदद करने के लिए तैयार है। उसके लिए यहाँ उन्होंने स्फूर्ति योजना रखी है। दिस हैज हेल्प्ड बेनिफिट करोड्स ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया, और यही चीजों ने भारत भर के करोड़ों लोगों को फायदा दिया है, उनको बेनिफिट दिया है। क्योंकि देखिए, आप समझिए कि जो एमएसएमईज है
उनकी ही तादाद ज्यादा है। अगर वैसा देखें तो भारत में जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो आप कह लीजिए कि जो हैवी बिजनेसेस है, उनकी तादाद बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मगर मैक्सिमम जो तादाद है वो है यहाँ मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस की। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ समझनी है। और उसमें भी जो है अगर इंटरनल रिलेटिविटी देखें तो यहाँ माइक्रो उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये वाले सबसे ज्यादा है। फिर स्मॉल उद्योग उनसे थोड़े कम है। फिर मध्यम मध्यम या मीडियम उद्योग आप कह लीजिए वो इन दोनों से कम है। ठीक है, तो ज्यादा भारत में एमएसएमईज देखने को मिलते हैं और इनकी बदौलत यहाँ सरकारी नीतियों की और सरकारी प्रयत्न की वजह से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। प्लस अब दूसरी योजना देखनी है जिसका उद्घाटन यहाँ सरकार जो है सरकार या भारत के प्रधानमंत्री करने वाले हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, shortly known as RMP. Scheme aims to scale up implementation capacity and coverage of MSME. It will complement the Atmanirbhar Bharat Abhiyan by innovation. Yes, नवाचार। भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की मदद जो है यहाँ की जाएगी। और यह मदद किस तरीके से की जाएगी? तो एक है इनोवेशन के जरिए, दूसरा है एनकरेजिंग आइडिएशन। देखिए आइडिएशन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कि दो शब्दों से बना है। ठीक है, और वो दो शब्द है आइडिया प्लस क्रिएशन। ठीक है, तो जो आइडिया का क्रिएशन है उसे एनकरेज करना, उसे प्रोत्साहन देना, इनका एक शब्द बनाया गया है आइडिएशन, एनकरेजिंग आइडिएशन। ज्यादा से ज्यादा नए विचारों को प्रोत्साहन देना, ज्यादा से ज्यादा नए विचारों के एप्लीकेशन के लिए प्रयास करना। फिर इंक्यूबेटिंग न्यू बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यस, उद्यमिता और नए जो सनराइज अपॉर्चुनिटीज है व्यवसाय में उनको बढ़ावा देना। एंड इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस, और यह जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को सुधारना। देखिए एमएसएमई को बढ़ावा देना यानी कि ऐसे जो है पैसा देके मात्र सरकार मदद नहीं कर सकती। पैसा तो देने ही होते हैं सरकार को इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट और इन एनी अदर वेज, परंतु यहाँ सरकार को इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने होते हैं जो सरकार ने यहाँ किए हैं, जिससे ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम लोग कहते हैं डूइंग बिजनेस, ईओडीबी, यह एक प्रकार का रैंकिंग है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और इसमें भारत जो है वो बहुत ही पीछे था, आज भी पीछे है, मगर पिछले कुछ सालों का अगर प्रदर्शन देखें तो उसमें हमें एक जो है एक सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ स्पष्ट करनी है। फिर स्कीम इज विथ एन आउटले ऑफ अराउंड 6,000 करोड़, यस 6,000 करोड़ के आउटले के साथ यह स्कीम जो है वो सरकार यहाँ लागू करेंगे, जिससे एमएसएमई के या एमएसएमई में जो चल रही फर्दर स्कीम्स है उन्हें बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमई का व्याप बढ़ेगा, अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत अभियान को फायदा होगा। ये बात थी आरएएमपी की। अब यहाँ हमें समझना है दूसरी एक और स्कीम जो कि यहाँ 30 जून को ही लॉन्च होने वाली है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। यस, जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स है, जो प्रथम बार निकासकार है, उनकी क्षमता में निर्माण करना। पीएम विल ऑल्सो लॉन्च दिस स्कीम एट इवेंट ऑफ उद्यमी भारत प्रोग्राम। स्कीम एम्स to encourage MSMEs to offer product and service of international standards for the global market. Yes, international standards for the global market. जैसा हमें मालूम है कि वैश्विक बाजार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी राष्ट्र के लिए। और आज ऐसे वैश्वीकरण के समय में, ऐसे भूमंडलीय समय में, भूमंडलीकरण के समय में आई मीन, यहाँ ग्लोबल मार्केट जो है वो कोई भी देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल मार्केट में अपने देश की कंपनियों का परफॉर्मेंस भी उस विशेष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उस विशेष देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ समझना ये है कि यहाँ एमएसएमईज को जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रथम बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें तालीम दी जाएगी, उनको तालीम देकर उनकी क्षमता में एक इजाफा किया जाएगा। ठीक है, ताकि वो एक और अच्छी बेहतर उत्पाद या सेवा बाहर बेच सके, अंतर्राष्ट्रीय धोरण के मुताबिक बेच सके, जिसे अंतर्राष्ट्रीय धोरण कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार यहाँ अपने आप में एमएसएमईज को हर संभव मदद कर रही है। दिस विल एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एमएसएमईज इन ग्लोबल वैल्यू चेन एंड हेल्प देम रियलाइज देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। आई एम सॉरी, यस। ठीक है, यह स्कीम अपने आप में भारतीय एमएसएमईज को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना स्थान कायम करने में मदद रूप साबित होगी।
अपना स्थान कायम करने में जो है सफलता दिलाएगी, एवं भारत के एमएसएमईज में कितना निकास अवकाश है, कितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कितनी सक्षमता है निकास की, वो भी यहाँ हमें मालूम पड़ सकता है। साथ ही अगर आज की बात करें स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड एरा की, तो जैसे हमें मालूम है कि पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, प्लस जो प्रमुख प्लेयर था चाइना, ठीक है, वहां ही डिसरप्शंस हो गए हैं, और डिसरप्शंस मात्र 2020 या 2021 तक नहीं थे, वहां तो आज दिन तक चल रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों पहले संघाई जो है वो फिर से कोविड फ्री हुआ है आफ्टर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, आफ्टर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ठीक है। पिछले महीने तक लगभग 27 शहरों में, चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन चल रहा था ड्यू टू कोविड इफेक्ट, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से आज जो ग्लोबल सप्लाई चेन का प्रमुख प्लेयर है वो यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो ये एक भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन विंडो है। भारत इस विंडो में से जा सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना स्थान जो है वो मजबूत बना सकता है, अपना स्थान कायम कर सकता है। और सरकार ने यही सारी कल्पनाओं को सिद्ध बनाने के लिए, वास्तविक बनाने के लिए यह स्कीम्स जो है वो लाई है। ये बात रही यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स की। अब न्यू फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम देखना है, पीएमईजीपी। द न्यू फीचर इंक्लूड्स फर्स्ट वन, increase in maximum project cost for manufacturing sector rupees 50 lakh which was earlier 25 lakh, and for service sector rupees 20 lakh which was earlier 10 lakh, यानी कि डबल तक जो है यहाँ इजाफा किया गया है, जो है एक क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी है यहाँ और सर्विस सेक्टर के लिए भी है। दूसरा बिंदु यहाँ नया है वो है इंक्लूजन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्रांसजेंडर्स इन स्पेशल कैटेगरी। इंक्लूजन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यस, जैसे मैं मालूम है कि सरकार ने ऐसे भारत भर में से कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चयन किया है, ठीक है। शुरुआत में ऐसे 75 जिले थे जिनको सरकार ने चयन किया था, जो थोड़े पिछड़े थे मगर उनमें पोटेंशियल था डेवलप होने का। अगर सरकार उनको प्रायोरिटी में रखे, अगर सरकार उनके ऊपर विशेष ध्यान दे तो वे विकसित हो सकते थे। तो यहाँ ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आज दिन तक यहाँ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत एंट्री जो है वो बाधित थी, वो अब खोल दी गई। और यहाँ जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा अब सरकार ने भी इस जो है दिशा में कदम उठाए हैं कि यहाँ जो ट्रांसजेंडर्स है उनको भी एक लीगल एक एंटिटी जो है माना जाए, एक लीगल राइट मिले उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी मिली जाए, जेंडर कैटेगरी मिली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ सरकार अब इनसे भी जो है अगर एमएसएमई प्रोजेक्ट उनको करना है तो वो एंट्री लेगी और उनको भी सहायता करेगी। और तीसरा है हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट्स एंटरप्रेन्योर्स थ्रू मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग थ्रू एंगेजमेंट ऑफ बैंकिंग टेक्निकल एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। ये सरकार ने एक यहाँ अपनी पूरी टीम तैयार कर रखी है जो कि इस एमएसएमई सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको मदद करने के लिए प्रतिदिन हाजिर रहे, उनको मदद करे, चाहे वो बैंकिंग दृष्टि से हो, चाहे वो टेक्निकल दृष्टि से हो, चाहे वो मार्केटिंग दृष्टि से हो, ठीक है। सरकार ने ऐसे विशेषज्ञों को वहां बिठा कर रखा है जो कि एमएसएमईज को या एमएसएमईज के मालिकों को मदद करें, उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करें। तो ये 3 बिंदु थे जो कि यहाँ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में उमेरे गए थे। अब एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्च में शुरू हुई थी, उनके बारे में देखेंगे। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 10th March 2022. This hackathon is aimed at promoting and supporting the untapped creative of individuals, promoting adoption of latest technologies, innovation among MSMEs। yes, तो कुल मिलाकर यहाँ जो MSMEs है उस क्षेत्र के लिए, MSMEs के प्लेयर के लिए जो नए नवाचार है, जो इनोवेशंस है, ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजीज है, जो एडवांसमेंट्स है, जो अपग्रेडेशंस है, उनको त्वरित ही अडॉप्ट किया जाए। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज, इनको त्वरित ही अडॉप्ट किया जाए और ऐसे अनटैप्ड जो रिसोर्सेज है जो कि मानवियों में छुपे हैं मगर उनको एक जो है एक अनुकूल मंच नहीं मिल रहा है,
ठीक है, उनको ऐसा एक अनुकूल मंच प्रदान करना और उनमें जो क्रिएटिविटी है, जो हिडन है, जो अनटैप्ड है, उन्हें बाहर लाना और उन्हें मदद रूप होना। तो ये एक हैकाथॉन का जो है मूलभूत उद्देश्य था। पीएम विल अनाउंस रिजल्ट ऑफ दिस एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन ऑन 30th June. The selected incubate ideas will be provided funding support up to ₹15 lakh per approved idea. Yes, हैकाथॉन में ऐसे आइडियाज यहाँ जो है प्रदर्शित किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जो एमएसएमईज सेक्टर के लिए समस्याओं का समाधान बनाए, समस्याओं का समाधान। ठीक है, तो ये उद्देश्य के साथ यहाँ जो है ये हैकाथॉन जो है वो लागू किया गया था। अब इनमें जो सबसे अच्छे विचार होंगे, जो चयन होंगे, उनको सरकार के द्वारा ₹15 लाख दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग। तो ये बात रही यहाँ एमएसएमई हैकाथॉन की। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर उद्यमी प्रोग्राम था और उनसे जुड़ी माहितियां थी। आज का दूसरा बिंदु है वो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड। वाई न्यूज देखते हैं। इंडिजिनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल was successfully tested by Defense Research Development Organization, shortly DRDO, जैसे यहाँ लिखा है, एंड इंडियन आर्मी। यस, तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह करने के लिए, उस आर्मर को खत्म करने के लिए एवं उस व्हीकल को खत्म करने के लिए यह बनाई गई है। इसकी खासियत यह है कि यह 100% स्वदेशी है या देसी है, इंडिजिनियस है। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज कांग्रेचुलेटेड डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। यस, तो ये हमारा राजनाथ सिंह है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने डीआरडीओ एवं भारतीय सेना को जो है शुभेच्छा दी है। फिर देखेंगे अबाउट अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड एटीजीएम। दिस इंडिजिनियसली डेवलप्ड एटीजीएम वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन। ठीक है, मेन बैटल टैंक अर्जुन ये हमारा नाम है। जो मेन बैटल टैंक फ्रेज है वो इसका प्रकार है। ठीक है, मेन बैटल टैंक यानी कि मुख्य, और इसमें काफी सारी फीचर्स है, काफी सारी जो है विशेषताएं है वो हम लोग देखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कोई भी राष्ट्र की सेना के लिए। ऑल इंडिजिनियस एटीजीएम एम्प्लॉयज ए टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड, यानी कि हिट हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड टू डिफीट एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल। यस, तो जो व्हीकल है जो एक एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से प्रोटेक्टेड है, वो आर्मर्ड व्हीकल है, उसे तबाह करने के लिए यहाँ ये स्पेशली डिजाइन की गई है, इंडिजिनियसली डिजाइन की गई है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे डीआरडीओ की टीम के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा वे काम कर रहे हैं। और बताया गया है कि यहाँ प्रति एटीजीएम में, यानी कि प्रति एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में एक हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक जो है एक वॉरहेड, ठीक है, वो होता है जो अपने आप में सामने वाले टैंक का जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर है उसे नष्ट करेगा, अल्टीमेटली पूरे व्हीकल को नष्ट करेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमारा डिफेंस एंड कोऑपरेशन के या डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बिंदु के ऊपर। This anti-tank guided missiles has been developed with multiple platforms launch capacity and is currently undergoing technical evolution. Yes, multiple platform launch capacity। आज हमने लैंड से किया, ठीक है, हमारी मेन बैटल टैंक अर्जुन से किया, मगर ये हम लोग हमारी सबमरीन से भी करेंगे, हमारे जो है हमारी जो शिप्स होती है बैटल शिप्स उससे भी करेंगे। ठीक है, हमारे हेलीकॉप्टर से भी करेंगे, हमारे फाइटर से भी करेंगे, मगर इवेंचुअली the technology will evolve. Engaging the targets at lower range is a challenge due to the dimensional constraint of tank launched ATGMs. Yes, यहाँ दिक्कत ये होती है इस टेक्नोलॉजी में कि ये प्लेन से यानी कि हवा से यह पहले तो फायर नहीं किए जाते, या इनकी जो अल्टीट्यूड होती है, जो अल्टीट्यूड होता है, इनकी जो ऊंचाई होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो बहुत ही कम होता है, अल्टीट्यूड बहुत ही कम होता है। तो ये एक अपने आप में इसकी जो है आप कह सकते हो कि चैलेंज है, विच हैज बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड बाय एटीजीएम एमबीटी अर्जुन। मगर यहाँ जो टेस्ट हमने किया बीते दिन एमबीटी अर्जुन से जो हमने फायर किया, इसमें यह समस्या को भली भांति
जो है इस समस्या का समाधान ढूंढा गया था। इन द टेस्ट anti-tank guided missile hit the bullseye with the textbook precision and successfully defeated the target at minimum ranges। yes, तो यहाँ जो है बुल्स आई का टारगेट लिया इस टेस्ट ने, यानी कि बहुत ही अच्छा जो है ये एक पैरामीटर है। एंड इट वाज शॉट विद टेक्स्ट बुक प्रिसिजन जैसे यहाँ लिखा है, एंड सक्सेसफुली डिफीटेड द टारगेट एट मिनिमम रेंजेस, और इसने टारगेट को सक्सेसफुली डिफीट किया। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो सरकारी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में यह सारी चीज़ें उपलब्ध है, एवं सोशल मीडिया में भी यह सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो आप यह वीडियो ATGM का जो टेस्ट फायर वीडियो है, सक्सेसफुल टेस्ट फायर का, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें समझना है मेन बैटल टैंक क्या होती है, यानी कि MBT। देखिए यहाँ जैसे आपको तस्वीर में दृश्यमान है, देखिए कितनी जो है हेवी होती है यह टैंक, ठीक है, एकदम रिएक्टिव आर्मर से, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से प्रोटेक्टेड होती है। तो वैसे हम लोग जो है सामान्य वारहेड से इसे तबाह नहीं कर सकते हैं। इसे तबाह करने के लिए हमें एक अलग किस्म का वारहेड चाहिए, जो हमने यहाँ देखा था, जो यह ATGM जो है वो कैरी करती है, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, यानी कि जिसे संक्षिप्त में हिट कहते हैं, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, ठीक है। तब जाके वो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को तबाह कर सकते हैं, अल्टीमेटली व्हीकल को तबाह किया जा सकता है। MBT is a tank that plays a role of direct fire and maneuver in today's modern army। yes, direct fire and maneuver, ठीक है। वन टच इसमें जो है इसका ऑपरेशन होता है, वन टच फायर होता है, वन टच मैन्यूवर होता है, तो मोबिलिटी जो है वो भी अच्छी है, और जो मारक क्षमता है, ठीक है, जो फायरिंग कैपेसिटी है, वो भी बहुत ही बढ़िया होती है, जो आज के इस आधुनिक युग में, आज की आधुनिक सेनाओं को जो जरूरी होती है। कोल्ड एरा सोज द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल इंजन एंड लाइट कंपोजिट आर्मर। यस, धीरे धीरे कोल्ड एरा से माना जाता है कि ऐसी किस्म की मेन बैटल टैंक, हैवी किस्म की जो टैंक होती है, उसका विकास हुआ, उसके विकास की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखें तो हमें मेन बैटल टैंक अर्जुन, हमारी अर्जुन देखनी है। देखिए ये इसकी तस्वीर है, ये हमारी अर्जुन है, जिसके ऊपर हमारे जो है हमारे साहसी सवार है, जो उसको ऑपरेशनल जो है आप कह सकते हो कि कर रहे हैं। मेनी वेरिएंट्स ऑफ MBT अर्जुन आर प्रोड्यूस्ड और आर प्रपोज्ड। दे आर फर्स्ट वन अर्जुन MK1, फर्स्ट वेरिएंट प्रोड्यूस्ड इज सिमिलर टू जर्मन लेपर्ड 2A4। यस, जर्मन एक टैंक है जिसके साथ हमने सिमिलर यह हमारी MBT जो है वो बनाई, जिसका हमने नाम दिया अर्जुन MK1। दूसरा है भीम SHP। इट वॉज प्रपोज्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर ऑफ 155 mm कैलिबर। यस, यानी कि यह एक इनबिल्ट रैपिड मशीन गन के साथ जो है यह बनानी थी, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर, मगर यहाँ कुछ कारणों की वजह से यह जो पूरा प्रोग्राम है वही अपना आप में कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। अल्टीमेटली द प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू करप्शन स्कैंडल्स। यस, भारत में और साउथ अफ्रीका का इसमें कनेक्शन निकला था, और ऐसे में यह पूरा जो प्रोजेक्ट है वो रद्द कर दिया गया था तब के नेतृत्व ने। फिर ब्रिज लेयर टैंक, यानी कि BLT, अ ब्रिज लेइंग व्हीकल बिल्ट ऑन अर्जुन चेसिस। यस, अर्जुन की जो चेसिस होती है, ठीक है, उस चेसिस के ऊपर यहाँ एक ब्रिज लेयर व्हीकल का निर्माण किया गया, जो सेना को दुर्गम पहाड़ियों में या ऐसे कठिन विस्तारों में, कठिन भूभौगोलिक परिस्थितियों में या आपातकालीन परिस्थितियों में जो है ब्रिज के निर्माण में मददरूप साबित हो। तो ये कुल 3 वेरिएंट यहाँ प्रपोज्ड या बनाए गए थे हमारे मेन बैटल टैंक अर्जुन के। इट हैज फॉलोइंग क्वालिटीज, मेन बैटल टैंक हैज फॉलोइंग क्वालिटीज विच आर फायर पावर ऑफ सुपर हेवी टैंक। यस, इसका जो फायर पावर है वो बहुत ही हेवी टैंक होती है, उसके साथ समकक्ष होता है, यानी कि बहुत ही अत्यधिक होता है, अच्छा होता है। आर्मर प्रोटेक्शन ऑफ हेवी टैंक। यस, हेवी टैंक का ही आर्मर प्रोटेक्शन। निम्बल मोबिलिटी ऑफ लाइट टैंक। यस, लाइट टैंक की जो मोबिलिटी होती है वही मैन्यूवर, वही मोबिलिटी यहाँ मिलती है। वेट ऑफ मीडियम टैंक, यानी कि जो मध्यम कक्षा की टैंक होती है उसका यहाँ जो है वजन होता है। तो कुल मिलाकर जो MBT होती है वो हैवी, मीडियम एंड लाइट टैंक का फ्यूजन होती है, ठीक है, उनके गुणों का फ्यूजन हम लोग कह सकते हैं सिंपली, ये हमें याद रखना है। तो ये बात रही यहाँ कुल मिलाकर
इस 28 तारीख के दूसरे बिंदु की, जिनमें हमने इंडिजिनियसली डेवलप्ड ATGM देखा। अब यहां से हमें बात करनी है इंडिया एश्योर्स इट्स कमिटमेंट ऑफ 30x30 बाय 2030। 30x30 यानी कि यह एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक पहल है पूरे विश्व की, जिसमें भारत उसका सहभागी है। एनवायर कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण करने के लिए यह सारी चीजें जो है वो यहाँ विश्व के राष्ट्रों को द्वारा या राष्ट्र के द्वारा अपनाई जाती है, उनको अपनानी पड़ती है। देखते हैं क्या है समाचार में। डिलीवरिंग द इंडिया स्टेटमेंट एट ए UN ओशन कॉन्फ्रेंस एट Lisbon, India's Minister of Earth Science Dr. Jitendra Singh said, under the leadership of PM Modi, all efforts are going on to achieve the 30-30 target in a mission mode, as per the Conference of Parties resolution. He is here at a UN forum to present the world Modi's vision for conservation and sustenance of ocean and ocean resources. Yes, तो कुल मिलाकर संक्षिप्त में भारत के मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का लिस्बन में UN ओशन कॉन्फ्रेंस के लिए। यह 5th UN ओशन कॉन्फ्रेंस है। UN ओशन कॉन्फ्रेंस 5th, इट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 2017। ठीक है, न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत हुई थी, जो हम लोग आगे देखेंगे, मगर यहाँ मैं आपको एक रेफरेंस देता चलूँ। साथ ही में जैसे हमने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट इकोनॉमिक, चाहे क्षेत्र हो या चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, जैसे यहाँ आज पर्यावरण का क्षेत्र है, मोदी जी की सरकार जो है वो प्रति क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, और यहाँ इस पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार वैश्विक जो समझौतियाँ होती है पर्यावरण संरक्षण के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, उनके तो ऊपर हस्ताक्षर करता है ही है, उनका तो हम लोग यहाँ अपने आप में जो है इम्प्लीमेंटेशन करते ही है या करेंगे ही, मगर भारत अपनी तरीके से भी अपने आप में भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, भारत का जो नीति आयोग है, जो कि एक थिंक टैंक है भारत का, वो आने वाला जो प्लान है, जो पॉलिसी है भारत की, वो अपने आप में एक जो है एक सस्टेनेबल बनाने की जो है सहमति में है, और या वे लोग फिलहाल प्रयत्न कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत यहाँ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में भी अग्रसर है, दूसरे राष्ट्रों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। ठीक है, तो ये बात रही यहाँ व्हाट इज इन द न्यूज की अबाउट UN ओशन कॉन्फ्रेंस। यस, इसके बारे में देखेंगे क्योंकि स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है। First UN conference was held at New York in year 2017. Conference of this kind was to mobilize action for the conservation and sustainable use of ocean, seas and marine resource. Yes, क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि प्रतिदिन जैसे प्लास्टिक का उपयोग बढ़ रहा है, विश्व के कोई भी राष्ट्र के द्वारा एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी आ रही हो, कितना भी अपडेशन एडवांसमेंट आ रहा हो। तो ऐसा में प्रति वर्ष जो प्लास्टिक है वो ओशंस में बहुत ही ज्यादा लीक हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जा रहा है, जिनकी बदौलत ओशन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रही है, ओशन बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, पॉल्यूशन जो है या ओशन पॉल्यूटेड हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। ठीक है, जो मरीन रिसोर्स है वो हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ की कुल मिलाकर इकोसिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो रही है। और अगर वहाँ एक बार इकोसिस्टम डिसरप्ट हुई तो धीरे धीरे उसकी जो प्रतिकूल असर है वो यहाँ हमारे मानव जीवन तक आ सकती है। अन्य जीवों के ऊपर तो पड़ ही सकती है, मगर यहाँ मानव जीवन के ऊपर पड़ सकती है, उसकी नोंद लेनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सरकार इस क्षेत्र में भी अग्रसर है, इस क्षेत्र में भी अपना आप में कटिबद्ध है, प्रदूषण को कम करने के लिए, अपने समुद्री संसाधनों को बचाने के लिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए या प्लास्टिक का उपयोग बाधित करने के लिए, इत्यादि चीजें है। Earth's water are said to be under threat as never before. Yes, आज अगर देखें न केवल खाली मात्र जल, मगर आप कोई भी चीज देखिए, आप जंगल देखिए, ठीक है, आप भूगर्भ जल देखिए, ठीक है, आप कोई भी चीज देखिए, आप हमारी वाइल्ड लाइफ देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज जितनी
थ्रेट के अंदर है उतनी थ्रेट के अंदर भूतकाल में कभी नहीं थी, मगर यहाँ मानव एवं मानव की आर्थिक प्रवृत्ति ने सारी चीजों को यहाँ तहस नहस करके रख दिया है। देयर आर मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑन ओशंस हेल्थ। दिस इफेक्ट्स आर oceans are warming, becoming more acidic, biodiversity is becoming reduced। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ जो समुद्र का स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, न केवल समुद्र का स्वास्थ्य, उसमें जो पूरी जो जीव सृष्टि है, समुद्री जीव सृष्टि, उनके जीवन के ऊपर भी असर हो रहा है, उनके जीवन के ऊपर भी प्रतिकूल असर हो रही है। तो ये यहाँ देखनी जरूरी बात है। जैव विविधता जिसे हम लोग कहते हैं, सामुद्रिक जैव विविधता नष्ट हो रही है, ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं ओशंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ अपने आप में जो गुणवत्ता है स्वास्थ्य की समुद्र के, वो अपने आप में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एवरी ईयर अराउंड 8 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीक इनटू ओशन एंड मेक इट इनटू सर्कुलर ओशन करंट्स। यस, यह एक मात्र और मात्र अंदाजा है, इससे ज्यादा हो सकता है, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होगा। जिस तेजी से आज हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, उसको हम लोग वेस्ट बना रहे हैं, उसका उत्पादन करता है पहले, फिर उसको वेस्ट बनाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली दे आर ड्रैगिंग टुवर्ड्स ओशन। इफ नथिंग इज डन बाय 2050 इट कुड लीड टू ओशन कंटेनिंग मोर प्लास्टिक देन सी। अगर कुछ नहीं किया गया इस दिशा में, तो 2050 तक यह परिस्थिति का निर्माण होगा जिनमें समुद्र में मछलियों की संख्या की तुलना में प्लास्टिक्स जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। अब देखना है अबाउट ओशन, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2020 इस साल की है, उसके बारे में क्या विशेषता है। इट्स 5th प्लेनरी कॉन्फ्रेंस ऑफ इट्स काइंड, यह इस प्रकार की 5वीं है। कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड बिटवीन 27th of June to 1st July 2022। वेन्यू ऑफ दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस इज लिस्बन, पोर्चुगल। Conference is co-organized by Portugal and Kenya. Session of UN Ocean Conference is expected to deliver science-driven innovation. Yes, नवाचार जो कि वैज्ञानिक आधारित हो, solutions to respond to this environmental emergency. Yes, और समस्याओं के निराकरण, ऐसी समस्याओं के जो यहाँ इस पर्यावरणिक आपातकालीन परिस्थिति से उत्पन्न हुए हैं, एनवायरमेंटल इमरजेंसी से उत्पन्न हुए हैं, उनके निराकरण का भी जो है जिक्र है, उनकी भी चर्चा यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में होगी। एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 5000 एडवोकेट्स इंक्लूड्स वर्ल्ड लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, यूथ, इन्फ्लुएंसर्स, साइंटिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस आर द पार्टिसिपेंट्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द 5-day कॉन्फ्रेंस। अब थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आमतौर पे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। वर्ष 2022 की यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम जो है वो निम्नलिखित में से सही चुनिए। 4 आपके सामने स्टेटमेंट्स दिए होंगे, जिनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो होगा ये वाला। ठीक है, अगर ये हमने मालूम नहीं जो है, या अगर ये हमने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस साल की थीम है स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14, स्टॉक टेकिंग, पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस। यस, स्केलिंग अप ऑफ ओशन एक्शंस, जो ओशन एक्शंस आज दिन तक वैश्विक स्तर पर कमिटेड है, जिसका कमिटमेंट हुआ है, अब उनके ऊपर त्वरित ही कार्य करना, एक असरकारक कार्य करना जो कि विज्ञान और नवाचार के ऊपर आधारित हो। और ऐसा करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 जो कि ओशन रिसोर्सेज को बचाने की बात करता है, उसको परिपूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ना, स्टॉक टेकिंग, पार्टनरशिप एंड सॉल्यूशन। सो दिस इज द थीम फॉर द ईयर 2022 UN Ocean Conference. Conference will ignite fresh impetus for advancing sustainable development goal 14 at the heart of global action to protect life under water. Yes, तो यहाँ एक फ्रेश impetus प्रोवाइड करेगा यह कॉन्फ्रेंस, एक नई चेतना प्रोवाइड करेगा। कहा गया है सामुद्रिक जो संसाधन है उनको बचाने के लिए, उनके टकाऊ, उनके सतत विकास के लिए, SDG गोल 14 को परिपूर्ण करने के लिए, एक वैश्विक एक्शन लेने के लिए जो है यहाँ ये कॉन्फ्रेंस एक चेतना प्रदान करेगी। ऑल्सो कॉन्क्रीट मेजर विल बी एडोप्टेड टू बिल्ड ओशन रिसाइलेंस
and more sustainable communities underpinned by new value of commitment. Yes, new value of commitment. जो कमिटमेंट हमने 2017 में ओशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में किए थे, तकरीबन 1300 से अधिक ऐसी शर्तें थी, ऐसी कमिटमेंट्स थे जिनके ऊपर सभी राष्ट्रों ने जो हस्ताक्षर किए थे, वे राजी हुए थे उनको फॉलो करने के लिए। अब यहाँ कहा गया है कि उनके ऊपर अब कठोर कदम उठाने जरूरी है, अन्यथा समुद्र की परिस्थिति बिगड़ सकती है। तो ये बात रही यहाँ अबाउट यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022। अब यहाँ हाइलाइट्स ऑफ द इंडियाज मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट कॉन्फ्रेंस देखनी है। वैसे ऐसी हाइलाइट्स और चीजें जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ इनको कवर टू कवर नहीं देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपके लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के वक्तव्य में, उनकी स्पीच में एट यूएन कॉन्फ्रेंस, वो मैंने यहाँ आपके सामने हाईलाइट की है। उनको मैंने पॉइंट वाइज सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखा है। हम लोग मात्र और मात्र अब वही चीजों को देखेंगे, जिनमें सबसे प्रथम है इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ आवर लैंड, वाटर, ओशन एंड दस अदर इट्स कमिटमेंट ऑफ 30 into 30 by 2030। यस, ठीक है, बताया गया है कि भाई भारत जो है वो कटिबद्ध है, ठीक है, अपने 30%, चाहे वो जमीनी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो समुद्री हो, संसाधनों को बचाने के लिए। और यही सच्चा कमिटमेंट है जो कि 30-30 का कमिटमेंट से जाना जाता है, 30-30 के कमिटमेंट से, आई एम सॉरी, और जो हमें 2030 तक परिपूर्ण करना है। ही ऑल्सो रिकॉल्ड इंडिया joined the high ambition coalition for nature and people। yes, high ambition coalition, nature and people। अगर हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो यहाँ मनुष्य को हम लोग नहीं बचा पाएंगे। मनुष्य को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना यहाँ जरूरी है। ये बात यहाँ जो है इस कोलिएशन से सिद्ध होती है और भारत इसमें जुड़ा है, भारत इसका सभ्य है। तो यहाँ मंत्री ने इस बात को भी फिर से दोहराया, इसका भी जो है आप कह सकते हो कि इसे फिर से रिकॉल किया, which was initiated at One Planet Summit in Paris, January 2021। ठीक है, जनवरी 2021 में वन प्लैनेट समिट आयोजित हुई थी, जिनमें यह इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था, मगर भारत उसका भाग बना था। तो भारत यहाँ वन प्लैनेट समिट में भी मौजूद था और उसका जो एक इनिशिएटिव है उसका भी एक सभ्य राष्ट्र बना है। अब ये इनिशिएटिव जो है हाई एम्बिशन कोलिएशन फॉर नेचर एंड पीपल क्या एम करता है, देखिए, इट एम्स to promote an international agreement to protect at least 30% of world's land and ocean by 2030। so actually यह जो हाई एम्बिशन कोलिएशन है वही 30 गुना 30 की फॉर्मूला है, ठीक है। इसी एग्रीमेंट, इसी समझौते के तहत सभी राष्ट्रों को 2030 तक अपने संसाधनों के 30%, न्यूनतम 30% तो बचाने ही बचाने हैं। He also assured that India will also provide science and innovation based solution for the implementation of SDG 14 through partnerships and environment friendly solutions। yes, तो यहाँ SDG 14 के ऊपर भी हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह ने भार दिया है। गोल 14 ऑफ SDG क्या कहता है, देखिए, इट कॉल्स फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, सीज, मराइन रिसोर्स। यस, तो जो सामुद्रिक रिसोर्स है, जो समुद्र है, उनके उपयोग को एक सस्टेनेबल बनाना, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना मगर उनके उपयोग को सस्टेनेबल बनाना, उपयोग करना मगर सस्टेनेबल तरीके से करना। फिर उन्होंने आगे बताया कि इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन। यस, और भारत अपने अलग अलग कोस्ट्स को आई मीन जो तट होते हैं, तट विस्तार, उनको बहुत ही स्वच्छ भी बना रहा है। मगर जैसे हमें मालूम है कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 7,500 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। तो इट इज अ टफ टास्क, यह एक कठोर कार्य है और इसको संपन्न करने में समय लगता है, मगर सरकार जो है वो इस दिशा में आगे जरूर बढ़ रही है। एंड डिक्लेयर दैट इंडिया विल अचीव ए कंप्लीट बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। यस, और भारत जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक की दिशा में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक कुछ माइक्रोन से जो है कम के जो प्लास्टिक का उपयोग भारत में प्रतिबंधित है, ठीक है, और होना भी चाहिए। और ये प्रतिबंध आगे जाकर और कठोर हमें करने होंगे, अन्यथा हम हमारे इस स्वच्छ समुद्रिक संसाधनों को खो बैठेंगे। Further, he also informed that the government headed by PM Modi has taken several initiatives
programs and policies intervention through different ministries and departments to protect marine and coastal ecosystem, mangroves and coral reef. Yes, जैसे हमें मालूम है एनडीए की सरकार जो है वो बहुत ही वाइब्रेंट गवर्नमेंट है, वाइब्रेंट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात तो हमें माननी होगी कि पिछले कई सालों में ऐसी वाइब्रेंट गवर्नमेंट भारत को नहीं मिली है। तो ऐसी वाइब्रेंट गवर्नमेंट पिछले 2 टर्म से पूर्ण बहुमत के साथ भारत में आ रही है, कार्य कर रही है। तो इस सरकार ने प्रति क्षेत्र में कार्य किया है, तो ये क्षेत्र भी अनछुआ नहीं है सरकार से। इस क्षेत्र में भी सरकार ने मरीन एवं कोस्टल इकोसिस्टम को, यानी कि जो तटीय, सामुद्रिक एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र है उसे बचाने के लिए, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए एवं कोरल रीफ्स को बचाने के लिए इंटर मिनिस्टरियल इनिशिएटिव्स काफी सारे लाया है, इंटर मिनिस्टरियल पॉलिसीज का गठन किया है जो आज कार्यरत है और जिनसे काफी सारा फायदा भी हमें हुआ है, काफी सारे संसाधन हम हमारे बचा पाए हैं। He also further said that led by PM Modi, government of India is in process of unveiling blue economic policy of India. Yes, blue economic policy यानी कि जो सामुद्रिक संसाधन है, I'm sorry, सामुद्रिक संसाधन, ठीक है, बहुत ही पोटेंशियल है, इसमें बहुत ही पोटेंशियल है और यहां से एक पैरेलल अर्थतंत्र जो है वो उत्पन्न हो सकता है, जो कि एक कंसिडरेबल डेमोग्राफी को लाइवलीहुड प्रदान करेगा, अल्टीमेटली पॉवर्टी को दूर करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर करेगा। ठीक है, तो यहां सरकार जो है वो इस सामुद्रिक रिसोर्सेस को भी बचाना चाहती है। फिर डीप ओशन मिशन जो कि कार्यरत है आज भारत में, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ही हेडेड। मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद 6 थीमेटिक एरियाज, सम ऑफ देम आर, यस, कुल 6 ऐसे मुख्य एरियाज है जिनमें से कुछ का जिक्र यहां मैंने आपके सामने रखा है। इन एरियाज में यह डीप ओशन जो है वो, डीप ओशन मिशन जो है वो कार्य करता है। डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस टू एड्रेस क्लाइमेट रिसाइलेंस। ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस यानी कि पहले तो मॉनिटरिंग एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है, तब जाकर एडवाइजरी सर्विस जो है वो दी जा सकेगी। दूसरा, एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। यस, डीप सी बायोडाइवर्सिटी जो बहुत ही कोर समुद्र में जो फली फूली जो जैव विविधता है उनको बचाना है। पहले तो उनको ढूंढना है ज्यादा से ज्यादा, फिर उनको बचाना है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर हार्नेसिंग ओशन रिसोर्स। यस, ओशन रिसोर्सेज की जो टेक्नोलॉजीज है, सपोज ओशन के जो है बिनथ ओशन, ठीक है, बिनथ कोर ओशन, अगर कुछ चीजें हमें मिली है, कुछ रिसोर्सेस है, तो उनको हम लोग कैसे बाहर निकल पाए, कैसे डील की जाए, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ भी यहाँ हार्नेस करना, उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना, ये भी यहाँ डीप ओशन मिशन का एक भाग है। एंड लास्टली, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पूरे क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना। तो इन बिंदुओं के साथ आज डीप मिशन या डीप ओशन मिशन जो है वो कार्यरत है। अब आगे देखें तो मिनिस्टर ऑल्सो पॉइंटेड आउट इंडिया पार्टनर्स विथ मेनी कंट्रीज वन द एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड ओशन मैनेजमेंट and a framework for marine special plans for sustainable development and conservation of ecosystem. Yes, India partners with many countries on the areas of integrated ocean management and a framework for marine special plans for sustainable development and conservation of ecosystem. Yes, भारत जो है वो काफी सारे राष्ट्रों के साथ इस क्षेत्र में सहभागी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक अपना आप में सकारात्मक बिंदु है। इट हैज प्रपोज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉरी टू मीट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस। यस, तो यहाँ एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ लागू करना आवश्यक है, जो कि पैसिफिक आइलैंड नेशंस के प्रपोजल से यहाँ लागू होगा, विच विल बी नेम्ड सस्टेनेबल कोस्टल एंड ओशन रिसर्च, यानी कि हमारे तट एवं जो है हमारे समुद्रों को टिकाऊ बनाना, उनके लिए संशोधन करने के लिए यह संस्था का निर्माण यहाँ अब
किया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी जो कि आज के यानी कि तारीख 28 के करंट अफेयर्स हमें देखनी थी। अब हमें तारीख 29 करंट अफेयर देखना है। फिर से 2-3 बिंदु है जो हम लोग आगे देखेंगे, मगर यहाँ आपको तारीख जो है वो दृश्यमान रहे कि यह जो भाग है, जो खंड है, वो अब यहाँ से हम लोग 29 तारीख के करंट की बात करेंगे। ठीक है, 29 जून 2022। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप हमारी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए महत्वकांक्षी छात्रों तक। जनरल स्टडीज़ का जिनको पठन करना है, करंट अफेयर्स करना है, वो यहाँ हमारे इस वीडियोस को देखकर प्रबुद्ध हो सकते हैं। साथ ही में इन चीज़ों को आप हमारे ब्लॉग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए। अन्य सारे सामान्य अभ्यास संबंधी संसाधन भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकोगे। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आप हमें @growthmount_UPSC फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे साथ वहाँ से अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, एंड विद सेम यूजर नेम यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। अब यहाँ शुरू करनी है। तारीख 29 के कुछ बिंदु है, महत्वपूर्ण 2 ही बिंदु है यहाँ। सबसे प्रथम है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022, 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यस, जैसा हमें मालूम है कि भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यह सारे कुछ संवैधानिक पद है, महत्वपूर्ण पद है। जैसे प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो भारत का सबसे फर्स्ट संवैधानिक पद है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत के दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। यह आप कह लीजिए स्थान है। ठीक है, तो इनका चुनाव, इस चुनाव का प्रकार, इस चुनाव का जो गवर्नेंस है वो कैसे किया जाएगा, किन कानूनों की बदौलत किया जाता है, यह सारी चीजें जो है वो हमारे लिए जाननी थोड़ी आवश्यक रहती है। तो यहाँ आज पहले बिंदु में हम इन चीजों को देखेंगे। इसका विषय जो है वो है जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मेनली इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा विषय जो है आज का वो है अभ्यास, ABHYS, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, which means hit successfully test of Odisha coast, जिसका रिलेटेड सब्जेक्ट है जीएस पेपर 2 सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अपने आप में यह एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे। हमने पहला देखा वो एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, जो एक पूरी की पूरी एक अलग बात है। ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है जो एक लाइट वॉर हेड को ले जाने में सक्षम है और छोटे छोटे टारगेट्स को मार गिराने के लिए काम आ सकता है। देखेंगे टेक्निकलिटीज, मगर यहाँ पहला बिंदु जो है वो है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022, 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आइए देखिए समाचार में क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच मीन्स ECI बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री राजीव कुमार, who is the current chief election commissioner of India, finalized schedule of election for the office of vice president of India। yes, तो एक प्रेस वार्ता के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार ने जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो शेड्यूल है, जो समय पत्रक है, वो फाइनलाइज किया, उसको तय किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। काफी सारी संवैधानिक संस्था है, जैसे कि आप समझिए कि UPSC अपने आप में संवैधानिक संस्था ही है, मगर इसका महत्व ये है कि अगर आप देखिए तो भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। अब डेमोक्रेसी जो है उसकी नींव क्या होती है, चुनाव होते हैं। ठीक है, और ऐसे वैसे चुनाव नहीं होते हैं। ये चुनाव कैसे होते हैं, ये चुनाव होते हैं पारदर्शी व निष्पक्ष होते हैं, फ्री एंड फेयर जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष होते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ इस ECI के कंधों के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पूरे लोकतंत्र का, जो कि भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है, भारतीय शासन प्रणाली का एक नींव है, उसकी एक जो है फाउंडेशन स्टोन है। अब इसको कायम रखने के लिए यहाँ चुनाव जो है वो अच्छे होने जरूरी है, पारदर्शी निष्पक्ष होने जरूरी है, और ये करवाने के लिए यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो है जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है।
और वे ताकतवर भी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक संवैधानिक संस्था होने के साथ एक विशेष महत्व भी रखती है। आगे देखें तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ श्री वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू, जैसे कि तस्वीर में आपको दृश्यमान है, ये हमारे माननीय उपराष्ट्रपति है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंडिंग ऑन 10th of August 2022। यस, 10 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने जा रहा है। मगर भारतीय संविधान में एवं अन्य कानूनों में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो कुछ भी प्रावधान है, उस हिसाब से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो खाली होने के पहले ही, खाली होने के पहले ही आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, हो जाने चाहिए। अब देखिए यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव बहुत ही अलग किस्म के होते हैं चुनाव। जैसे भारत में काफी सारे किस्म के चुनाव होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है तो उसके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें समझना है कि हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और यह सारी चीजों को समझने के लिए आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसका जो स्टैटिक है वो आपका बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। अन्यथा करंट में से कुछ चीजें जो है वो छूट सकती है, क्योंकि यहाँ होलम सोल पूरा स्टैटिक जो है वो आपके सामने एक दिन में मल्टीपल टॉपिक्स के साथ लाना अपना आप में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक प्री डिटरमाइंड स्पीड से जाऊंगा, एक प्री डिटरमाइंड कंटेंट को लेकर जाऊंगा, तो इसलिए यहाँ कुछ चीजें, कुछ स्टैटिक चीजें जो होती है वो छूट सकती है। तो वो आपके लिए, आपको, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो आपको नोंद लेनी है आई मीन। ठीक है, और फिर बाद में आपको वो गूगल या किसी और माध्यम के जरिए देखना है, या आप मुझे भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, आप आपके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है आपके डाउट्स क्लियर करवाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका जो आपकी जो पढ़ाई है वो करनी चाहिए। साथ ही में अगर जब आप यह लेक्चर देख रहे हैं तो मात्र लेक्चर ना देखें, साथ में आपकी बुक और पेन रखिए। जो कुछ भी चीजें नोंदने लायक है वो नोंद कीजिए, जो कुछ भी चीजें आपको जानने लायक है वो आप अलग से नोंद कीजिए, जो आप बाद में जान सके। ठीक है, फिर बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए आपका टास्क एकम्प्लिश करके। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ कुछ चीजें छूट सकती है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि यह इन सारे प्रकार के चुनाव होते हैं। अब सारे प्रकार के चुनाव के ऊपर चर्चा करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, मात्र हम लोग यहाँ वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसके स्टैटिक बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं जो हम लोग आगे यहाँ करने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान रहे। तो यहाँ चुनाव संपन्न होने से पहले हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि उसके पहले जो खाली पद है वो भर जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग अथॉरिटी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव डिस्कसेस अबाउट द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, पार्ट 5 जैसे हमें मालूम है इट टॉक्स अबाउट यूनियन। ठीक है, संघ की बात करता है, और वाइस प्रेसिडेंट अल्टीमेटली संघ के ही भाग है, उसका ही एक अंग है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर 1 में भाग 5 के, भारतीय संविधान के भाग 5 के चैप्टर 1 में अध्याय 1 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा की गई है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। यस, दूसरी सबसे ऊंची संवैधानिक संस्था भारत में, उपराष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड सबसे ऊंची संवैधानिक संस्था हमारे उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स फॉर a 5-year term but can continue to be in office irrespective of the expiry of term until the successor assumes office. Yes, वैसे तो उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है, संविधान में 5 वर्ष का प्रावधान है, मगर वे नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का चयन ना हो, जब तक नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का चयन ना हो तब तक वे अपने पद पर रह सकते हैं, उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती है। आर्टिकल 63 to 73 डील्स विद द क्वालिफिकेशन,
इलेक्शन, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यस, तो ये सारे प्रावधान है जो स्पेसिफिकली संविधान में उपराष्ट्रपति और उससे संबंधी मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ संबंधी है, जिनमें आर्टिकल 63 कहता है there should be a vice president in India, there shall be a vice president in India। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, जैसे हमें मालूम है। अगेन यह स्टैटिक बिंदु है, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा हम लोग समझ नहीं सकते, उनकी टेक्निकलिटी समझ नहीं सकते, मगर वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक स्टैटिक बिंदु है, तो वो वहां समझना जरूरी है। साथ ही में हम लोग प्लान कर रहे हैं एप्लीकेशन, और जो है तकरीबन अगले वर्ष आई मीन 2024 में हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग स्टैटिक देखेंगे, ठीक है, और वहाँ आप सबका स्टैटिक जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर होगा, तब यह करंट की चीज़ें जो है वो आपको समझनी एकदम आसान रहेगी। तो राज्यसभा का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो है, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, वो आर्टिकल 64 बताता है, ये ध्यान रहे। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखने होंगे। आर्टिकल 65 की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ वैकेंसी टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ऐसे समय जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद खाली है, उसकी जगह खाली है, ऐसे में उपराष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट का कार्यभार पूरा संभाल लेंगे। ये सत्ता यहाँ उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद या धारा 65 देती है भारतीय संविधान की। फिर आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है, जो आज का कोर हमारा टॉपिक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो हमने देखा 5 इयर्स। आर्टिकल 68 टर्म ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, आई एम सॉरी, ठीक है। और यही आर्टिकल 68 में कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो 60 दिन के पहले आ जाना चाहिए। जब जो सिटिंग उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल खत्म होने में जब 60 दिन बाकी हो, उनके पहले नोटिफिकेशन जो है वो आ जाना चाहिए। तो ये सारी कुछ टेक्निकलिटीज यहाँ आर्टिकल 68 में दी गई है। आर्टिकल 69 ऑथ और एफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उनके शपथ। आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। आर्टिकल 71 मैटर रिलेटेड और कनेक्टेड विथ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो यहाँ कुछ ये दो चीजें हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, अन्यथा यहाँ 71 तक जो सारी धाराएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ये सारी धाराएं आपको याद रखनी थोड़ी अनिवार्य है। साथ ही में जो संविधान की धाराएं है इनका पठन ऐसे ही करना है आपको, अलग अलग बिंदुओं में आपको धाराएं जो है वहां से कैच करनी है। अगर आप एक साथ सारी धाराओं को पढ़ने बैठेंगे तो वो आपको जो है बहुत ही कंफ्यूज करेगा, वो आपको इरिटेट करेगा, इनफैक्ट आपको डिमोटिवेट करेगा। तो ऐसे अलग अलग बिंदुओं में से जब ऐसी धाराओं को आप याद रखेंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी, और ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं में छोटे छोटे कट करके आपको लगभग संविधान की सारी धाराएं जो है वो भी धीरे धीरे याद हो सकती है, ठीक है। फिर आगे हमें देखना है बिंदु एक और है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, कुछ ऐसा प्रावधान देखने हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो किन कानूनों की मदद से, किन अधिनियमों की मदद से, किन नीति नियमों की मदद से संपन्न होते हैं। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गवर्न्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने देखा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, कुछ टेक्निकलिटीज उसमें प्रदान की गई है। दूसरा, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 एक अधिनियम है, सेंट्रल लेजिस्लेशन 1952 का, जिसके तहत दोनों के चुनाव हो सकते हैं या जो है होने में इनके प्रावधानों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974, तो यहाँ कुछ नीति नियम भी है जिनका भी उपयोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनावों में किया जाता है। एज पर आर्टिकल 68 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, an election to fill vacancy caused by expiration of the term of ongoing vice president is required to be completed before the expiry of term। yes, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि एक्सपायरी होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव जरूरी है। आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन along with above mentioned 1 and 2, यानी कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल रूल्स 1974, तो यहाँ कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 इन दो
यानी कि कानून एवं नियम के साथ यह पूरा जो मामला है पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है। वेस्ट सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पावर नहीं मिला, मगर आर्टिकल 324 इन अकॉर्डेंस विथ अबव मेंशन्ड सब पॉइंट 1 and 2 it weighs the entire power in election commission of India. Election Commission of India is mandated to ensure that election of the office of Vice President of India must be free and fair. Yes, ये तो कोई भी चुनाव की नींव है, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव। Section 4 subclause 3 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 provides that notification for election shall be issued on or after the 68th day before the expiration of the term of office of outgoing Vice President, जिसका जिक्र मैंने किया। As per Article 66 of the Constitution of India, Vice President is elected by the members of Electoral College, consisting with the members of both houses of the Parliament, in accordance with the system of proportional representation, by the means of single transferable vote. Yes, तो ये कुछ टेक्निकलिटीज है, अगेन स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मगर यहाँ उनके ऊपर अपने आप में बात करना थोड़ी सी जो है इम्प्रैक्टिकल है, असंभव है। तो मात्र याद रखना है हमें कि यहाँ चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, उनका जो स्वभाव है, उनका जो प्रकार है वो यही रहता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, दोनों का प्रकार जो है वो यही रहना है। अब हमें इलेक्टोरल कॉलेज देखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो किन किन चीजों की बनी होती है। 3 चीजों की। सबसे प्रथम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यस इलेक्टेड, यहाँ ये बात हमें गौर करनी है। दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और तीसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मिलकर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। बात करें इस 16वें इस साल के 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो इसका जो है इलेक्टोरल कॉलेज है वो कुछ इस प्रकार है। 233 निर्वाचित सभ्य है राज्यसभा के, 233, 12 नियुक्त किए गए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, और 543 निर्वाचित है फिर से लोकसभा में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज है। तो ये बात रही यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव उस संबंधी कुछ संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों की। अब यहाँ आज का हमें आखिरी बिंदु देखना है, मगर महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यास। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑफ। यस, यह एक हाई स्पीड एरियल टारगेट है जिसकी एक जो है सफलतापूर्वक जिसका परीक्षण किया गया, जिसके बारे में हमें अब विस्तृत में देखना है, समझना है। देखिए समाचार में क्यों है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल अभ्यास वो सक्सेसफुली एरियल टारगेट हिट फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन जून 29, 2022। यस, तो आप यहाँ देख सकते हो इमेज में, अभ्यास की इमेज है, बहुत ही अच्छी इमेज यहाँ डाली गई है, और इसी को यहाँ इसका जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ डॉक्टर सतीश रेड्डी अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द टीम एसोसिएटेड इन डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम। यस, तो यहाँ इन 2 महानुभावों ने, जिनमें एक हमारे रक्षा मंत्री है जो प्रजा के प्रतिनिधि है, और एक हमारे सतीश रेड्डी है जो भारत के वैज्ञानिक है, भारत के अफसर है, ब्यूरोक्रेट है, जो कि हमारे डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, और बहुत ही उच्च जो है उच्च क्षमता के वैज्ञानिक है। तो इन दोनों ने इस पूरी टीम को, जो टीम इस पूरे सक्सेसफुल परीक्षण के पीछे थी, उनको अभिनंदन दिए हैं, उनका अभिवादन किया है। अब समझेंगे अभ्यास के बारे में, क्या है ये अभ्यास, कैसे कार्य करता है। देखिए ये इसकी तस्वीर है, बहुत ही जो है स्पष्ट रूप से हमें यहाँ दृश्यमान है अभ्यास की तस्वीर। इट इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE which works under DRDO
ठीक है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू एरोनॉटिक्स, तो यह स्वाभाविक है कि यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ही यह डेवलप किया गया होगा, जो कि DRDO के तहत कार्य करता है। इट इज एन एयर व्हीकल विच वॉज लॉन्च्ड using twin underlung boosters which provide initial acceleration which provides initial acceleration, I'm sorry, to the vehicle. Yes, तो इसको कुछ ऐसे तरीके से लॉन्च किया गया यूजिंग ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स, यानी कि 2 बूस्टर्स का उपयोग करते हुए, जो हमें यहाँ अब दृश्यमान है। मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो जो क्रीम पेन से मैंने जो सर्कल बनाया है, ठीक है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर में, वो अपने आप में बूस्टर्स है जिनका उपयोग किया गया था ताकि इस एयर व्हीकल को शुरुआत में एक बूस्ट मिले, एक गति प्रदान हो। व्हीकल इज पावर्ड बाय स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन टू सस्टेन अ लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट एट हाई सबसोनिक स्पीड। यस, यहाँ फिर एक स्मॉल गैस टर्बाइन है जो कि फ्यूल का कार्य करती है, ठीक है, और यहाँ फ्यूल जो है वो है एयर के रूप में, क्योंकि गैस टर्बाइन है, गैस यानी कि वायु, एयर, तो इसको एक थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, एक हाई सबसोनिक स्पीड मेंटेन करने के लिए यहाँ फ्यूल भी इनके साथ लगा हुआ होता है, इसके लिए भी एक टर्बाइन होती है। टारगेट एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विथ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बेस्ड ऑन inertial navigation system for navigation along with flight control, computer for guidance and control along with indigenous radio altimeter for a very low altitude flight, and a data link for encrypted communication between ground control station and target aircraft। ये तो कुल मिलाकर टेक्निकलिटीज यहाँ इसमें है भर के, जिनमें बताया गया है कि इस टारगेट एयरक्राफ्ट में, देखिए यह एयरक्राफ्ट जो है वो तो एक सबसे प्रथम कोई भी टारगेट को तबाह करने के लिए होता है, और इसलिए इसे एक टारगेट एयरक्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होती है जो कि ग्राउंड कंट्रोल के लिए होती है, ग्राउंड बेस्ड कंट्रोल, जो इसे नेविगेट करती है, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ लिखी गई है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी है इंडिजीनियस रेडियो अल्टीमीटर, ठीक है, फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एंड टारगेट एयरक्राफ्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ एक बहुत ही स्वदेशी अच्छा एक टारगेट एयरक्राफ्ट यहाँ DRDO के द्वारा बनाया गया है, और जिसका परीक्षण भी सफल रूप से किया गया। व्हीकल इज प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट। यस, विक्रम इज ऑल्सो प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट। अब देखेंगे यह अभ्यास टेस्ट के बारे में, कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ तथ्य, कुछ माहितियां। अभ्यास सक्सेसफुली टेस्टिफाइड एट ITR यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ टू ओडिशा कोस्ट। Performance of aircraft at a low altitude including sustained level and high maneuverability was demonstrated during test flight। yes, तो सबसे जो चैलेंजिंग बात है, जो सबसे बड़ी समस्या होती है ऐसी फ्लाइट्स में, वो होती है लो अल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग, ठीक है। लो अल्टीट्यूड, एकदम कम ऊंचाई से यह जमीन है, तो जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ कम ऊंचाई से जो है तेजी से आगे बढ़ता है, और उसको मैन्यूवर करना वो एक यहाँ चुनौती होती है, जिसको यहाँ सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। टारगेट एयरक्राफ्ट वाज फ्लोन फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर इन ए प्री डिजाइंड लो अल्टीट्यूड पाथ। पहले से ही जो पाथ था लो अल्टीट्यूड, कम ऊंचाई का, वो पहले से डिजाइन किया गया था, उसी पाथ पर इसको जो है इसका परीक्षण करना था। विच वॉज मॉनिटर्ड बाई वेरियस ट्रैकिंग सेंसर्स इंक्लूडिंग रडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। तो यह परीक्षण के लिए पूरा इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया गया था, जिससे इस टेस्ट का निरीक्षण जो है वो अच्छे से अच्छे रूप में हो सके, ठीक है। तो यही सारी बात थी जो यहाँ आज हमें इस पूरे करंट अफेयर्स के सेशन में समझनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, प्लस जो महत्वपूर्ण संपादकीय लेख यानी कि जो एडिटोरियल्स है उनके ऊपर भी बात करेंगे, मगर यहाँ मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रतिदिन चर्चा जो है वो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, ड्यू टू टाइम रिसोर्सेस, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम रिसोर्सेस आई मीन। तो यहाँ मैं एक चीज जो है वो करना चाहता हूँ, जिनमें से मैं सोम से शुक्र तक जो एडिटोरियल्स होंगे, जो अच्छे होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उनको मैं फिल्टर करूंगा, और शनि रवि यानी कि वीकेंड के डेज पर मैं आपको वो दूंगा। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बेटर रहेगा, प्लस प्रतिदिन हम लोग करंट अफेयर की भी चर्चा अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उसको भी न्याय दे पाएंगे। तो आज इतना ही। साथ ही आप हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, महत्वाकांक्षी छात्रों तक यह कंटेंट पहुंचाइए। वैल्यूडेड कंटेंट है जो आपको आपकी तैयारी में मदद रूप साबित होगा। प्लस करंट अफेयर जो होता है वो अपना आप में यहाँ स्टैटिक्स का गेटवे होता है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ करंट की जो करंट का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। आए दिनों परीक्षाओं में भी करंट अफेयर्स का जो वेटेज है मार्क्स में वो भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में इसकी महत्वता जो है वो कई गुना है। तो मिलेंगे हम लोग अब सोमवार को करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद, जय भारत।